कैलाश मानसरोवर यात्रा 2019 जिसमें मैं गया था, उसके अनुभव मैं आप सभी के से शेयर कर रहा हूँ। मुझे ये अनुभव हुआ कि इस यात्रा में जाने वाले यात्री के लिए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सुदृढ़ होना बहुत ज़रूरी है। उसी स्थिति में उन्हें इस यात्रा के दौरान दिव्य दर्शन लाभ, अलौकिक अनुभूतियाँ, परम आनंद, आत्मीय संतोष और अकल्पनीय शांति और संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। अन्यथा की स्थिति में उन्हें क्या प्राप्त होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूँ कि वे स्वयं को कैलाशी कहलाने और समाज के अंतर्गत सम्मान पाने के अवश्य अधिकारी हो जाते हैं। मेरी कैलाश यात्रा दिल्ली से कैलाश के लिए 3 अगस्त 2019 को शुरू हुई थी, लेकिन इसकी तैयारी मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल से 15 जून तक कर दी जाती है। उसी के दौरान यात्रियों का पंजीकरण, चयन, उनका बैच एवं उनके बैच का समय का निर्धारण किया जाता है। मंत्रालय कैलाश मानसरोवर की इस यात्रा को 2 मार्गों से कराता है। एक नाथुला पास से हवाई जहाज द्वारा और दूसरा लिपुलेख पास से, जिसमें पैदल यात्रियों को चलना होता है। मैंने इसका चयन लिपुलेख पास वाली यात्रा से किया था। यात्रा के लिए मैं आज यहाँ गुजरात समाज सदन पर आ गया हूँ दिल्ली में, और यहाँ मुझे 3 दिन का प्रवास करना है और इसी दौरान हमारे मेडिकल चेकअप आदि होने हैं। गुजरात समाज सदन की यह बैठक हमारे संपर्क अधिकारियों द्वारा संध्या काल में बुलाई गई है और वो हमें अगले 3 दिन गुजरात समाज सदन के प्रवास के दौरान जो भी हमें गतिविधियां करनी हैं उसके बारे में वो बस समझा रहे हैं। और कल से हमारा मेडिकल चेकअप 2 दिन दिल्ली हार्ट एंड लंग्स इंस्टीट्यूट में और 1 दिन आईटीबीपी के बेस कैंप में होगा, और उसके बाद विदेश मंत्रालय के अंतर्गत जो इस सब गतिविधियां हैं इनकी ब्रीफिंग होगी। बाबा आज हम अपने मेडिकल टेस्ट के लिए बस द्वारा जा रहे हैं। मैं आज यहाँ दिल्ली हार्ट एंड लंग्स इंस्टीट्यूट पर मेडिकल चेकअप के लिए आ गया हूँ। 2 दिन यहाँ चेकअप होगा और 1 दिन इसके बाद दिल्ली के अंतर्गत आईटीबीपी कैंप के बेस कैंप में ही मेडिकल होगा। मेडिकल चेकअप के पश्चात दिल्ली हार्ट एंड लंग्स इंस्टीट्यूट में ये लास्ट में उसकी ब्रीफिंग हुई थी। यह ग्रुप फोटोग्राफ विदेश मंत्रालय के अंतर्गत हुई इस बैठक के पश्चात लिया गया है। दिल्ली में मेडिकल टेस्ट इत्यादि होने के पश्चात आज हम यहाँ से दिल्ली से अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं और ये हमारी बस है जो हमें काठगोदाम तक ले जाएगी। गाजियाबाद के अंतर्गत हम लोग दिल्ली से चलने के बाद पहुंच गए हैं और यहाँ पर
हमारे बैच के लोगों की स्वागत की अनुपम व्यवस्था की गई है। गाजियाबाद के पश्चात अब हम लोग काठगोदाम की ओर जा रहे हैं और यह प्राकृतिक दृश्य हमें दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली से चलने के बाद हम अब काठगोदाम पहुंच गए हैं और यहाँ हमारे स्वागत की व्यवस्था की गई है। रेस्ट हाउस के अंतर्गत काठगोदाम में यह हमारा स्वागत हो रहा है और इसमें हमारी जो आगे की यात्रा है उसके लिए हमें आवश्यक जानकारियां प्रदान की गई हैं। काठगोदाम से चलकर हम लोग भीमताल आ गए हैं और यह भीमताल का दृश्य मनोहारी है। भीम करौली बाबा का यह कैंची धाम भीमताल से आगे पड़ता है और यह सिद्धपीठ माना जाता है। कैंची धाम के पश्चात अब हम अल्मोड़ा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम अल्मोड़ा पहुंच चुके हैं और हम अल्मोड़ा में रेस्ट हाउस की तरफ जा रहे हैं। यह अल्मोड़ा का रेस्ट हाउस है जहां हम रात को रुकेंगे और सुबह अर्ली मॉर्निंग में हम यहां से धारचूला के लिए प्रस्थान करेंगे। यह अल्मोड़ा का अर्ली मॉर्निंग का दृश्य है और अब हम यहाँ से धारचूला के लिए निकल रहे हैं। अल्मोड़ा के पश्चात अब हम यहाँ गोलू देवता के मंदिर पर आ गए हैं। इसकी यहाँ बहुत मान्यता है और अग्रिम यात्रा की आज्ञा इन्हीं देवता से सभी यात्रीगण लेते हैं और हम भी ले रहे हैं। गोलू देवता टेम्पल से चलने के पश्चात अब हम मिर्थी पहुंच चुके हैं और मिर्थी पर आईटीबीपी के लोगों के द्वारा हमारा यहाँ स्वागत किया जा रहा है और यहाँ पर हमारा फोटोग्राफ भी होना है। मिर्थी के पश्चात काली और भूरी नदियों का यह संगम का दृश्य अत्यंत मनोहारी है। धारचूला के रास्ते में यहाँ लैंडस्लाइड हुआ था और बसें इससे आगे नहीं जा सकीं और बाद में धारचूला से कुछ जीपें मंगाई थी जिनमें आगे की यात्रा हमने धारचूला तक की। अब हम धारचूला पहुंच चुके हैं। रात हो गई है, करीब 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है और हमें रात को यहीं रुकना है और यहाँ पर हमको पोर्टर और पोनी का चयन करना है जिससे हम आगे की अपनी यात्रा को जारी रख सकें। धारचूला में दूसरे पड़ाव के पश्चात सवेरे ही हम लोग यहाँ से बुधी के लिए निकले और नजंग गांव तक जीप द्वारा हमारी यात्रा हुई है जहाँ से हमारी पैदल ट्रैकिंग बुधी के लिए प्रारंभ होगी। नजंग गांव के बाद
उससे आगे यह पुल है जहाँ से हमारी पैदल यात्रा की ट्रैकिंग शुरू हो रही है। पुल से यह हमारी पहाड़ की चढ़ाई शुरू होती है जो 3 किलोमीटर की है और उसके पश्चात 3 किलोमीटर ही उतरना होता है और तब हम जाकर के फिर आगे की यात्रा बुधी की ओर करते हैं। बुधी के रास्ते में आगे बढ़ने पर हमको एक ये नया दोबारा लैंडस्लाइड मिला है और उसी के हम ये आपको दृश्य दिखवा रहे हैं और करीब 12 बजे के करीब टाइम होगा। लैंडस्लाइड से अब हम आगे बढ़ते हैं तो यह एक झरने का दृश्य है जो जिसे हम देख रहे हैं और इससे आगे भी हमें रोड पर गिरने वाले कई झरनों का दृश्य देखने को मिलता है। झरनों से आगे बढ़ने पर हम लोग बुधी की ओर जा रहे हैं और ये हमें साइड में काली नदी दिखलाई दे रही है जिसकी दूसरी ओर नेपाल है। संध्या काल हो गया है और अब हम बुधी पहुंच गए हैं और यहाँ पर हमको रात्रि विश्राम करना है, तीसरा पड़ाव है और ये जो सामने दिख रहा है वो कुमायूं मंडल विकास निगम का रेस्ट हाउस है। इसमें रहने की सारी सुविधाएं हैं। यात्रा के आज दौरान जो अनुभव हुए हैं वो बड़े अनूठे रहे। कहीं चढ़ना है, कहीं उतरना है, थक जाने पर भी भोलेनाथ की कृपा से हम लोगों को वो थकान महसूस नहीं हुई और हम यहाँ पहुँच गए। बुधी से 4 किलोमीटर की चढ़ाई पार करने के बाद हम लोग छियालेख पहुँचते हैं और छियालेख की घाटी बहुत सुंदर है। यहाँ पर आकर के हमको बहुत प्रसन्नता हुई। मौसम भले ही बहुत ठंडा था लेकिन आनंददायक भी था। छियालेख वैली से चलने के बाद अब हम गुंजी की ओर जा रहे हैं और यहाँ बीच में चाय नाश्ते के लिए रुके हुए हैं। बुधी से चलने के बाद अब हम यहाँ गुंजी पहुँच गए हैं। रास्ते में हल्की हल्की बारिश होती रही है परंतु अब वो थम गई है और हमें रात को यहीं पर रुकना है। ये इस यात्रा में हमारा यह चौथा पड़ाव है। गुंजी में रात को रुकने के पश्चात अब हम प्रातःकाल नाभि की ओर बढ़ रहे हैं। ये नाभि 3 किलोमीटर है गुंजी से और वहाँ हम रात को रुकेंगे और वो हमारा पांचवा पड़ाव होगा। हम नाभि पहुंच गए हैं और यह नाभि का होम स्टे है जिसमें हमको रात को रुकना है। बुधी में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए ये पूरी टीम है जिसके साथ मैं बैठा हुआ हूँ।
श्रीनिवास नीजी लाना चंद कैलास ऐगोलिंगरी श्रीनिवास ऐगोलिंगरी श्रीनिवास नीजी लाना चंद कैलास नाभि से लौटने के बाद हम लोग पुनः गुंजी आए और वहां पर मेडिकल टेस्ट हुआ, रात्र को रुके और प्रातःकाल अब हम काला पानी की ओर चल दिए हैं। काला पानी की ओर जाते हुए यह काली नदी का दृश्य है जो भारत की और नेपाल की सीमा का सीमांकन करती है। गुंजी से चलने के पश्चात अब हम काला पानी पहुंच गए हैं। काली माता का यहाँ मंदिर है और रात को हमें यहाँ रुकना है। यह हमारा 7वां पड़ाव है। काला पानी में यह गणेश पर्वत है। भोलेनाथ की कृपा से हमको इनके बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर चोटी पर साक्षात गणेश जी विराजमान हैं। काला पानी में यह नाग नागेश्वर पर्वत है जिसके हम दर्शन कर रहे हैं और हल्के हल्के आकाश में बादल छाए हुए हैं। संध्या काल में काली माता के मंदिर में आरती के पश्चात यह भजन कीर्तन हम देख रहे हैं। काला पानी में रात को रुकने के पश्चात हम अब नाभिदांग के लिए निकल चुके हैं और यह दृश्य काली नदी में एक दूसरी जो नदी मिल रही है उसका है। ओम नमः शिवाय। ओम पर्वत में हम नाभिदांग पहुंच गए हैं और यह ओम पर्वत है जिससे काली नदी का उद्गम है। काली नदी यहाँ से निकल करके जब काला पानी पहुँचती है तो नदी का रूप धारण कर लेती है। ऑक्सीजन ओछो होવાના કારણે બોલવામાં ઓમ नाभिदांग में हम दिव्य ओम के दर्शन कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कैलाशपति यहाँ पर ओम के रूप में विराजमान हैं। इनकी ही ये कृपा है कि कई दिनों के पश्चात यहाँ मौसम आज खुला और उन्होंने हमें अपने अलौकिक दर्शन दिए। नाभिदांग में यह माता की नाभि का दृश्य है। हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। यहाँ ये बतलाया गया था हमको कि माता की नाभि गिरी थी। थोड़ी देर में जब सूरज निकल आया तो उस वक्त सूर्य की रोशनी में नाभिदांग के अंतर्गत इस माता की नाभि का यह दृश्य है और यह बस की छटा बड़ी अनुपम है और ठाकुर जी की कृपा से ही हमें इनके ये दिव्य दर्शन हो रहे हैं। हमको नाभि में रात्रि विश्राम के पश्चात रात में ही 1:30 से 2 बजे के बीच में लिपू लेक की तरफ बढ़ना है और वहाँ 5 बजे से पूर्व ही पहुँचना था। नाभिदांग से चलकर हम लोग यहाँ लिपू लेक
पास पर आ गए हैं और यहाँ पर हमारे भारतवर्ष की सीमा समाप्त होती है और अब हम तिब्बत अर्थात चाइना के अंतर्गत प्रवेश करने वाले हैं। लिपू लेक पहुँचने के बाद हमारा ये ग्रुप फोटो है और इससे पूर्व हम लोगों ने लिपू लेक चौकी पर नाश्ता किया, वहाँ हमारा वेलकम किया गया और अब हमको इसके पश्चात हमारे जो कैलाशी भाई लौट रहे हैं भारतवर्ष में उनका प्रवेश पहले होगा और तब हमारे सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे चाइनी अधिकारियों द्वारा और तब हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। हम लोग तगलाकोट पहुंच गए हैं और ये तगलाकोट का वो होटल है जहां हम लोगों के ठहरने की रात को व्यवस्था की गई है। बहुत सुंदर है और सारी व्यवस्थाएं बेहद ठीक हैं। मैं आपको यहाँ यह अवश्य बतलाना चाहूँगा कि लिपू लेक से तगलाकोट तक की यात्रा चाइनीज़ बसेस द्वारा हुई थी। बसें बहुत अच्छी थीं और हम लोगों को वो तगलाकोट ले आईं। तगलाकोट आने पर हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स चाइनीज़ अधिकारियों द्वारा एक बार फिर चेक किए गए थे। तगलाकोट रात को रुकने के पश्चात सुबह ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट के पश्चात हम बसेस द्वारा दार्चेन के लिए चल दिए हैं और यह बस के अंदर का दृश्य है। तगलाकोट से चलने के 1.5 घंटे बाद हम लोग राक्षस ताल पर पहुंचते हैं। यहाँ रावण ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की थी और यह स्थान पवित्र स्थान माना जाता है। राक्षस ताल खारे पानी की झील है और यहाँ पर यात्रीगण पितरों के उद्धार के लिए उस पे किनारे पर पड़े हुए पत्थरों को एक जगह इकट्ठा करते हैं। मान्यता ये भी है कि एक पत्थर पूरी एक पितरों की पीढ़ी के उद्धार के लिए काफी होता है। राक्षस ताल के अंतर्गत दिखने वाला ये पहाड़ी टीला वो स्थल है जहाँ बैठ कर के रावण ने भगवान भोलेनाथ की आराधना की थी। राक्षस ताल वह स्थान है जहाँ तांत्रिक साधना करने के लिए आज भी लोग आते हैं और उन्हें वांछित सिद्धियां मिलती हैं। इस प्रकार की मान्यता यहाँ बहुतायत में प्रचलित है। ये मानसरोवर है और हम यहाँ राक्षस ताल के पश्चात आधा घंटे बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। इस वीडियो के अंतर्गत मानसरोवर का पूरा दृश्य दिखाया गया है और हम लोग यहाँ तक आए ये भगवत कृपा है और कई जन्मों के लगता है पुण्य का प्रताप है। इसका परिदृश्य मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस मोबाइल में समाहित करूँ। पवित्र मानसरोवर से आगे चलने पर हम लोग दार्चेन पहुंचते हैं जहां हमारी यात्रा का 10वां पड़ाव है और वहां भोलेनाथ की कृपा से मौसम साफ है और उनके दर्शन करने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। दार्चेन से चलने के पश्चात हम लोग यमद्वार पहुंचते हैं और चीनी बसें हमें वहां तक छोड़ती हैं
यमद्वार दारचंद से 7 किलोमीटर दूर का है और ये फोटो वहीं का है। यह यमद्वार है जहाँ से कैलाश की परिक्रमा शुरू होती है। इसके बारे में एक मान्यता है कि जो व्यक्ति सशरीर एक बार इससे पार हो जाता है वो यम के बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। यमद्वार से निकलने के पश्चात थोड़ी दूर पर हमें सप्तऋषि पर्वत के दर्शन होते हैं जो बहुत पवित्र माना जाता है। सप्तऋषि पर्वत के दर्शन के पश्चात हम लोग कैलाश परिक्रमा में आगे बढ़ गए और ये जलधारा कैलाश से निकल करके मानसरोवर की ओर जा रही है। प्राकृतिक दृश्य बहुत सुंदर और संतोषजनक है। ये यूमो नदी है और अब हम यमद्वार से पार आ गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो एक वीडियो बनाओ। यमद्वार से डेरा फूक तक की कैलाश की परिक्रमा में सर्वप्रथम हमको कैलाश के पश्चिम भाग के दर्शन होते हैं। बहुत सुंदर दर्शन हैं और भोलेनाथ की कृपा है कि मौसम खुला है और हमें दर्शन होने का लाभ प्राप्त हो रहा है। ये कैलाश के पश्चिम भाग के निकटतम दर्शन हैं। इसको देख करके एक दिव्य प्रकार की अनुभूति होती है जिसका वर्णन शायद शब्दों में नहीं किया जा सकता। यह फोटो डेरा फूक का है। कैलाश परिक्रमा में हम वहाँ पहुँच गए हैं। रात को हम यहीं रुकेंगे और अभी पहुँचने के तुरंत बाद हम लोग भगवान भोलेनाथ के चरण स्पर्श के लिए निकलेंगे। डेरा फूक पहुँचने के पश्चात यह कैलाश के उत्तर भाग के दर्शन हैं। हम लोग चरण स्पर्श के लिए जा रहे हैं। मौसम खुला हुआ है। यह ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है, अन्यथा यात्रियों को दर्शन ही नहीं हो पाते। डेरा फूक से 3 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद मैं अब यहाँ भगवान के चरण स्पर्श के लिए आ गया हूँ। चरण स्पर्श वो स्थान है जो कैलाश के चारों ओर जमी हुई बर्फ जहाँ से पिघल करके जलधारा के रूप में परिवर्तित होती है। मैं यहाँ आया और आकर के मैंने अपने कपड़े उतारे और वहाँ से पवित्रतम जल को अपने ऊपर
छिड़का और छिड़कने के बाद मैंने पुनः कपड़े पहने। मैं देखता हूँ कि तुरंत बादल आए और हल्की-हल्की बूंदें शुरू हो गईं। उतने कम टेम्परेचर में इस प्रकार की घटना होना अस्वाभाविक तो मैं नहीं मानता, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि जिसमें कुछ भी होने की संभावना थी। मैंने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस माया को समेटो। मैं देखता हूँ कि थोड़ी देर में सूरज निकल आया, धूप खिल गई और बारिश की बूंदें बंद हो गईं। उसके बाद मैंने भगवान के चरण स्पर्श किए, उनको नमन किया। मैंने वहाँ पूजा की और शालिग्राम उनको अर्पित किए और थोड़ी देर बैठ कर के उनका ध्यान किया। ये कैलाश है, ये भगवान के चरण हैं, इनको हमने स्पर्श किया है अभी-अभी और हम यहाँ चरण स्पर्श करने के लिए आए हैं और ये भगवान के चरणों से गंगा प्रवाहित हो रही हैं। ये सौभाग्य भोले बाबा जिसको देते हैं उसी को मिलता है और हम सब लोग स्वस्थ हैं पूरी तरह से। संध्या काल हो चुका है और हम कैलाश के दर्शन कर रहे हैं। कैलाश का यह दर्शन बहुत अद्भुत है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान शिव, भगवान गणेश, कार्तिकेय, माता पार्वती और अन्य गणों के साथ यहाँ साक्षात रूप से विराजमान हैं। जीवन की सारी इच्छाएं समाप्त हो गईं इस दिव्य लोक में आकर के। धन्य हो गए, यह जीवन हमारा धन्य हो गया। डेरा फूक में रात बिताने के पश्चात हम लोग प्रातःकाल जल्दी अंधेरे में ही डोलमा पास के लिए निकल लिए हैं। डोलमा पास पर मौसम बहुत जल्दी खराब होता है, इसलिए वहाँ से जल्दी निकल जाने के लिए ही हमसे कहा गया था। डोलमा देवी तिब्बती देवी हैं, उनकी बहुत मान्यता है। डोलमा पास के टॉप से यह पार्वती सरोवर का दृश्य है। इसका जल नारियों के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। माता पार्वती इसमें स्नान करने आती हैं, ऐसी मान्यता है। पार्वती सरोवर से चलने के बाद हम झुंझुनपुर पहुंचते हैं और वहां रात को रुकते हैं। झुंझुनपुर में रात बिताने के बाद हम लोग झुंझुनपुर से कुक के लिए प्रस्थान करते हैं और झुंझुनपुर से निकल करके ही यह दृश्य हमें देखने को मिलता है। झुंझुनपुर में रात्रि विश्राम करने के पश्चात
हम कुगु की ओर आगे बढ़े हैं और 5 किलोमीटर का पैदल का ट्रैक है, जिसमें प्राकृतिक छटा बहुत अच्छी दिखाई देती है। पर्वतों का ऊपरी भाग प्रातःकालीन धूप में सुनहरा दिखलाई देता है और अन्य प्राकृतिक दृश्य जो हम पहले दिखा चुके हैं वो हमें इसमें मिलते हैं। और अब हम उस यात्रा को 5 किलोमीटर की को पूरी करके इस स्थान पर आ गए हैं। यहाँ से हमारी यात्रा बस द्वारा कुगु के लिए शुरू हो गई। करीब 90 किलोमीटर की ये यात्रा है। यहाँ से 5-6 किलोमीटर पर कैलाश की परिक्रमा पूर्ण हो जाती है और उसके बाद मानसरोवर की 80 किलोमीटर की परिक्रमा प्रारंभ हो जाती है। हम लोग कुक के रास्ते में हैं, बस द्वारा जा रहे हैं और कुक पहुंचने वाले हैं। हम लोग कुगु पहुंच चुके हैं। शाम का समय है। हम डॉक पर यहाँ आए हैं। ये वो जगह है जहाँ से यात्रीगण घर ले जाने के लिए जल भरते हैं। मानसरोवर से हम लोगों को कैलाश के दर्शन होते हैं। मानसरोवर पर हम लोग 2 रात और 1 दिन रुकेंगे और रुक करके मानसरोवर में रात्रि के समय देवगणों के 2 बजे से 4 बजे के बीच में स्नान के दर्शन होते हैं ज्योति के रूप में, वो करने का प्रयास करेंगे। मानसरोवर से कैलाश के पूर्वी भाग के दर्शन होते हैं। मानसरोवर पर मौसम क्षण क्षण बदलता है और बदलते क्षण समय में हम कैलाश के पूर्वी भाग के दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। किनारे पे किया कल शाम को हम लोग कुगु आ गए थे और आज प्रातःकाल मानसरोवर में स्नान करने के बाद हम यहाँ हवन की तैयारी कर रहे हैं। ये निर्धारित स्थान है जहाँ यात्रियों द्वारा हवन किया जाता है। हवन की सामग्री और उससे संबंधित सभी चीज़ों को हम लोग दिल्ली से ही अपने साथ लेकर के आए थे। ये एक ऋषि की साधना स्थली है जहाँ पर ये हवन कुंड बना हुआ है। हवन के पश्चात अब हम प्रसाद वितरण की तैयारी कर रहे हैं। कुग में मानसरोवर के किनारे हम लोग टहल रहे हैं और संध्या काल का समय है। संध्या काल के टाइम सूरज की आभा हमें यहाँ जमीन पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। कुगु में 2 रात रुकने के पश्चात अब हम अपनी मानसरोवर यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं और उसी यात्रा में हम यहाँ इसी स्थान पर रुके हैं। ये सामने मानसरोवर दिखलाई पड़ रहा है। यहाँ पर हमें दूसरी ओर राक्षस ताल
दिखाई पड़ता है। ये राक्षस ताल है और इसमें वो टीला दिखलाई पड़ रहा है जहाँ पर रावण ने बैठ करके भगवान शिव की आराधना की थी। यह वो रास्ता है जिससे हम कुग से तगलाकोट को जाते हैं, दारचैन होते हुए। राक्षस ताल पर तांत्रिकों द्वारा की गई अपनी साधनाओं के अवशेष यहाँ हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। बस हो गया। मानसरोवर की परिक्रमा पूरी होने के बाद जब हम तगलाकोट की ओर आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में यह बौद्ध मोनेस्ट्री मिलती है। मूल रूप में इसका नाम ओझरनाथ मंदिर था। बौद्ध मोनेस्ट्री के अंतर्गत यह राम दरबार है और यह बौद्ध मोनेस्ट्री का सबसे प्रमुख स्थल है। यहाँ बौद्ध की बहुत सारी प्रतिमाएं हैं। बौद्धों के द्वारा ही यह पूरी तरह से वेल मेंटेन्ड है और हम लोगों ने यहाँ राम दरबार में अपने समस्त श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। बौद्ध मोनास्ट्री से चलकर हम लोग तगलाकोट पहुँचे, रात्र को वहाँ रुके और प्रातःकाल हम लिपू लेक की ओर जा रहे हैं और यह सीन लिपू लेक से पहले पहाड़ियों का है जिस पर बर्फ पड़ चुकी है। तगलाकोट से चल कर के अब हम लिपू लेक पास पर आ गए हैं और यहाँ से हम लोग नाभिदांग के लिए चलेंगे और नाभिदांग के बाद हम काला पानी और काला पानी से गुंजी में जाकर के हम रात विश्राम करेंगे। यह बर्फ से ढका हुआ लिपू लेक है। जब हम गए थे तब यहाँ बर्फ नहीं थी और लौटते में ये पूरी घाटी बर्फ से ढकी हुई है। ये काली नदी है और हम काला पानी पर खड़े हुए हैं। ये इसका बहाव बेहद तेज है जो स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ रहा है। ये काली माता का मंदिर है। काला पानी में भगवान भोलेनाथ और बजरंगबली भी यहाँ विराजते हैं। बहुत सुंदर दृश्य है। यहाँ की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। काला पानी से आगे यह वो स्थल है जहाँ पर बादल फटा था।
और पहाड़ का मलबा रोड पर आ गया था। यहाँ पर पुल के 2 टुकड़े हो गए थे, जिसमें हमारी सहायता जिसे पार करने में मदद की आईटीबीपी के जवानों ने। उनके द्वारा हम लोगों को जो मदद दी गई, वह सदा हमें याद रहेगी। लिपू लेक से चलकर हम लोग यहाँ गुंजी पहुँच गए हैं। रात को रुके थे, आज प्रातःकाल हुआ है। हम यह इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ से हम बुधी के लिए कब अपना प्रारंभ करेंगे। हमको ये बताया गया था कि बुधी और धारचूला के बीच में कई जगह रास्ता रुक गया है, पहाड़ टूट गए हैं और लैंडस्लाइड हो गया है। रास्ता साफ होने पर ही हम यहाँ से अपना मूवमेंट कर सकते हैं। शासन के आदेश मिलने पर हम लोग बुधी के लिए चल दिए और हम बुधी पहुँच रहे हैं और बुधी में जो रेस्ट हाउस है उसमें हम रात को रुकेंगे। बुधी में रात को रुकने के पश्चात अब हम वहाँ आ गए हैं जहाँ से हमने अपनी ट्रैकिंग शुरू की थी। यहीं पर आकर के हमारी ट्रैकिंग अब समाप्त हो जाती है और इससे आगे की यात्रा हमारी जीप द्वारा धारचूला तक होगी और धारचूला के बाद दिल्ली के लिए बसेस द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। अरे मैं पुन्हा त्या घाटामध्ये गेली भारत जेवायला धारचूला से चलकर अब हम जागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं और रात को यहाँ रुकेंगे और प्रातःकाल उठ कर के रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होगा और रुद्राभिषेक के कार्यक्रम के पश्चात हम लोग दिल्ली के लिए आगे जाएंगे। जागेश्वर धाम में यह दंडेश्वर जी हैं जिनके हम दर्शन कर रहे हैं। जागेश्वर धाम से चलकर अब हम पिथौरागढ़ पहुंच चुके हैं और ये वहीं का दृश्य है। प्राकृतिक छटा इसकी निराली है।
हम लोग अपनी कैलाश मानसरोवर यात्रा पूर्ण करने के पश्चात दिल्ली आ गए हैं और गुजरात समाज सदन से भावभीनी विदाई के पश्चात हम लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय।